नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज की सबसे बड़ी ज़रूरत पर रिसर्च करके आपके सामने बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय कोई राजनीति नहीं, किसी की आलोचना नहीं, सिर्फ एक रिसर्च है जो जिससे हमने जाने अनजाने में आंखें बंद कर ली थी और नतीजा क्या हुआ, ब्लैक फंगस पैदा हो गई। आज का विषय है, क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन की तरह इस्तेमाल करते वक्त जो बहुत 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 सतर्कता हमको बरतनी चाहिए थी, हम उससे चूक गए। आज का विषय ये है। मैं आपको पहले ये बता दूं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन क्या है और मेडिकल ऑक्सीजन क्या है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में जहाँ तक सवाल ऑक्सीजन का है, कोई फर्क नहीं है। दोनों का एक ही तरीका है और इसको कोई बना नहीं सकता, ये बनती नहीं है। बनाने का तरीका तो हाइड्रोजन को उसको सेपरेट करके, उसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेपरेट करके ही बनाने का तरीका है। वो बहुत महंगा है, या तो बहुत महंगा है या फ्री है। फ्री कैसे? क्लोरोफिल जो पौधों का है ना, सनलाइट से रिएक्शन करके क्लोरोफिल हाइड्रोजन के साथ, जो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, उसको वो सेपरेट कर देता है, वहां से पैदा होता है। तो वो है मुफ्त, या हमको लैब में बनाना पड़ेगा। तो वो बात नहीं है। बात यह है कि हम दोनों ही तरीकों से, चाहे इंडस्ट्रियल गैस हो चाहे वो मेडिकल ऑक्सीजन हो, हम जो वातावरण है उससे हवा को कंप्रेसर से मशीन में डालते हैं और उसको ठंडा करते चले जाते हैं लगातार। हर गैस का अपना अपना टेम्परेचर है जिसमें वो लिक्विडिफाई हो जाती है। तो -142 से 150 के बीच हमारी जो ये ऑक्सीजन गैस हवा में है, एटमॉस्फेयर में है, वो अलग हो जाती है। उसको लिक्विडिफाई करके हम उसको जमा कर लेते हैं। यहाँ तक का प्रोसीजर दोनों का ही सेम है। हाँ, थोड़ा सा ये फर्क है कि जो इंडस्ट्रियल कंप्रेसर है उस पर साफ सफाई का बहुत ध्यान नहीं रखा जाता, और जो मेडिकल ग्रेड की जहाँ पर ऑक्सीजन स्टोर की जाती है वहाँ पर मैंडेटरी है कि हम उस कंप्रेसर के जितने भी पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ उसमें कहीं से एंट्री हो सकती है, हम उसकी समय समय पर बिल्कुल बताए गए तरीके से उसकी सफाई करें। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैंने ये भी रिसर्च करी, वो होता है स्टील मिल्स में। अब स्टील मिल और ऑक्सीजन का क्या काम, मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीजन का जो रॉ मटेरियल है वो इंगट्स के रूप में बड़े बड़े ऐसे गोल या अलग अलग डी शेप्ड एक फेरस के, आयरन के गट्ठर होते हैं। उस पर अंदर बहुत सारे पोर्स उसके अंदर होते हैं और उसको पिग आयरन बोलते हैं। तो उसको पिघलाने के लिए सबसे सस्ता तरीका जो है वो है ऑक्सीजन टॉर्च। ऑक्सीजन टॉर्च 1700 डिग्री तक, 1700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पैदा कर देती है, और उससे जो इंगट्स आते हैं फेरस के, लोहे के, स्टील के, उनको पिघलाना सब में सस्ता पड़ता है। इससे पहले इसको कोयले से, या वो जो बर्न ऑयल है, जो वेस्ट ऑयल था उससे, या बिजली से, या जो हमारी नेचुरल गैस है या सीएनजी है, उससे भी इसको भट्टियों को पिघलाने का काम, भट्टी में लोहा पिघलाने का काम हमेशा होता रहा है, मगर वो बहुत महंगा है। ये सब में सस्ता है क्योंकि इसमें एक बार प्लांट लगा दिया, उसके बाद कोई रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल सिर्फ बिजली है। कंप्रेसर चलाया और हवा को वातावरण में से खींचते चले गए, जिसकी कोई रॉयल्टी किसी को नहीं देनी, कोई उस पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कोई उस पर टैक्स नहीं, सब जगह मौजूद है। उसे मशीन में डाल के उसको लिक्विडिफाई किया और जब जरूरत पड़ी, अब यहां से फर्क शुरू होता है। आपको इतना बताना जरूरी था। फर्क ये शुरू होता है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हम स्टोर करते हैं उसके भी बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, मगर उन टैंक्स की अभी सफाई नहीं की जाती। उन टैंक्स में हाइजीन का, उसकी साफ सफाई का उतना ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि ये कहा जाए कि रखा ही नहीं जाता, क्योंकि वो किसी व्यक्ति ने उसका अपने प्राण वायु की तरह इस्तेमाल तो करना नहीं है। वो तो सीधे सीधे फर्नेस में जाएगी, भट्टी में, और भट्टी में जाकर के वहाँ उसकी टॉर्च जलेगी और टॉर्च से वो लोहे को पिघलाएगी। मगर
अब क्या हुआ इस बीच, अचानक ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई। लोग कोरोना से जब पीड़ित होने लगे तो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हवा में मौजूद जो 21% ऑक्सीजन है उससे रिकवरी नहीं हो पा रही थी। वो जो हमारे फेफड़े हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी। ज़्यादा ऑक्सीजन माने जिस हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है उसी हवा में हम 95 से 99% तक, कम से कम 92 से 99% अलग अलग प्लांट्स की कैपेसिटी के हिसाब से वो उसकी ज़रूरत पड़ने लगी। हमारे पास मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन बहुत कम थी, बहुत कम। तो इमरजेंसी आ गई कि कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, ऑक्सीजन लाओ और जान बचाओ। जब हमारी न्यायालय तक ने कह दिया बैक बोरो और स्टील, वो स्थिति थी। और वो स्थिति आने पर हमने जैसे भी हमको ऑक्सीजन मिली, हमने तात्कालिक रूप से लोगों के प्राण बचाने की कोशिश की, जो कि उस वक्त की मांग थी। यहाँ कोई किसी पर आरोप नहीं है, किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई जा रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त रिसर्च के बाद कि कम से कम अब भविष्य में तो इस पर सख्ती बरती है। वो सख्ती हमें क्या लेनी है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। 6-7 मिनट में आज सारी आगे की बात मैं खत्म कर दूंगा। हमें जो ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल जो हमारा स्टोर था ऑक्सीजन का, उससे हमने ली। तो उसको लेते वक्त इतनी हमको जल्दी थी कि हमने ये भी नहीं चेक किया कि ये जो यहाँ ऑक्सीजन स्टोर है ये सफाई वाले वातावरण में रखी गई कि नहीं रखी गई। सालों से वहाँ किस किस किस्म का लिक्विड और कुछ अंश उसमें नमी का, पानी का भी चला जाता है उन टैंक्स में। मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आप कभी आपने सिलेंडर हिला के देखे हो, चाहे घर का ही हो, चाहे वो सीएनजी वाला हो घर का, उसको हिला के देखो तो उसमें कभी कभी लिक्विड अंदर जमा हो जाता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज डेवलप हो जाती है। और क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत हाई है, इसलिए धूल के कण, पानी में घुले हुए धूल के कण और इन सब चीज़ों से वो वहाँ पर फंगस पैदा हो जाती है। और वो फंगस बहुत अच्छी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में आराम से पनपती रहती है। अब क्योंकि उसका इस्तेमाल सिर्फ अभी तक भट्टी जला करके और उसमें ऑक्सीजन टॉर्च से लोहा पिघलाने में हो रहा था, तो कोई साइड इफेक्ट्स इसके नहीं हुए। लेकिन अचानक ऐसी जरूरत पड़ी कि स्टील प्लांट्स को बंद किया गया या उनकी कैपेसिटी को कम किया गया और वो सारी ऑक्सीजन इधर डाइवर्ट की। ये ठीक, और डाइवर्ट जो की उसमें बहुत सारा संक्रमण था, बहुत संक्रमण था। फिर क्या हुआ कि जो मेडिकल ग्रेड के हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, वो 10 लीटर वाले, 15 लीटर वाले, 70 लीटर वाले, 40 लीटर वाले जो मेडिकल ग्रेड के सिलेंडर थे, अव्वल तो मैंने देखा नहीं कि कहीं उनकी भी जो सफाई है जिस तरह से होनी चाहिए वो होती है कि नहीं होती। लेकिन जो हम दुकानों में, गलियों में जो हम बड़े सिलेंडर, छोटे सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे ऑक्सीजन के, जो गैस कटिंग के लिए, जो टॉर्च के लिए, वेल्डिंग के लिए जो हम इसमें इस्तेमाल करते थे, वो मानवता की रक्षा के लिए, इसमें किसी में दोषारोपण नहीं है। मेरे भी बहुत सारे जानने वालों ने उन्हीं सिलेंडर्स में आगे लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई, लेकिन ये जिसकी जानकारी नहीं थी और वो अपने साथ साथ वो तमाम संक्रमण भी लेकर के आई। 1 दिन 2 दिन कुछ घंटे की बात तो अलग है, लेकिन जब हमने उसी तरह की वातावरण में, उसी तरह के संक्रमित सिलेंडर्स में, जो सिलेंडर थे जिनमें वो ऑक्सीजन लाई गई, वो उनमें इतना संक्रमण था कि उसी में जब हम लगातार इस्तेमाल कर रहे, एक संक्रमित सिलेंडर आया, वो खत्म हुआ तो दूसरा भी संक्रमित आ गया। क्योंकि ये देखने का वक्त नहीं था कि ये सिलेंडर इस वक्त जो मेडिकल ग्रेड का है या ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का है। ठीक ऐसे ही जैसे आप कहीं मुसीबत में फंस गए और वहाँ आपको पानी नहीं मिल रहा, पानी के बिना जान जाने वाली है, 3 दिन हो गए पानी के बिना त्राही त्राही हो रही, तो जहाँ वहाँ मौजूद जो भी पानी आपको मिला वो चाहे संक्रमित पानी था, उसका स्रोत हम चेक नहीं कर पाए क्योंकि जान तो बचाना प्राथमिकता थी। तो हमने वो पानी पी करके अपनी जान तो बचा ली, लेकिन साथ ही साथ हम बहुत सारे संक्रमण भी अपने शरीर में ले गए और उसके साइड इफेक्ट्स, उससे दूसरी बीमारियां बाद में पैदा हुई। तो ठीक वैसा ही ये वाला मामला हुआ और हम लगातार एक के बाद एक उसमें हम संक्रमण वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते रहे। ये जो म्यूकर माइकोसिस
बीमारी जिसको हम बोल रहे हैं अभी, ये जिस तरह से फैल रही है, ये भी कहा जाता है कि ये खाली हिंदुस्तान में क्यों फैल रही है साहब, अगर ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन तो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हुई। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, जो कि बिना ये देखे कि ये कौन से टैंक्स में थी, इस संक्रमित टैंक्स में स्टोर थी या नहीं थी, और जिन सिलेंडर्स में हम इसको लेके जा रहे हैं वो सिलेंडर पूरी तरह जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में जो गाइडलाइन है सरकार की, उसके हिसाब से इसकी साफ सफाई हुई कि नहीं हुई, ये देखे बगैर हम ले आए, ऐसा दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं हुआ। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए वहां ब्लैक फंगस नहीं फैली। म्यूकर माइकोसिस, जिस बीमारी को आज हमने आइडेंटिफाई, ये पुरानी बीमारी है, तो फंगस है। फंगस मृत चीजों पर ही पैदा होती है और इसके पोर्स हवा में जाते हैं, हवा में तैरते रहते हैं, और उसके पोर्स से कोई भी व्यक्ति अगर सबसे ज्यादा हाथों में, कटे हुए हिस्से में, और क्योंकि हम अपने ही हाथों को अपने नाक, मुंह और आंख में दिन में बहुत बार लगाते हैं, जाने अनजाने हमारा हाथ चला जाता है, तो हाथों में आया और हाथों से हम अपनी आंखों में, और अपने सबसे ज्यादा अटैक इसीलिए इसने आंखों में, मुंह में, दांत, आंखें, नाक, यहाँ 3 में अपना घर बनाता है, और इसके बाद अगर ये इसका समय से इलाज नहीं हुआ तो ये ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन के बाद फिर सर्वाइवल मुश्किल है। तो इसलिए आज मैं किसी को डरा नहीं रहा, किसी की आलोचना नहीं हो रही, ये रिसर्च मैंने ऑथेंटिक की है, और यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सब साथ साथ जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये मेरे स्क्रीन पे चल रही है। भारत सरकार को ये बात मालूम थी जी, ये बात भारत सरकार को मालूम थी। भारत सरकार ने पिछले ही वर्ष वहाँ एक, मैं तो उनको जागरूक अधिकारी कहूँगा, मिस्टर M.K. झाला, ये ज्वाइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स हैं, ये नागपुर स्थित पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत सरकार का एक मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो गाइडलाइन जारी करता है। इन्होंने पिछले वर्ष जब ये शुरू हुआ था 22 अप्रैल 2020 में ही एक बड़ी स्पष्ट गाइडलाइंस के साथ एक लेटर इन्होंने जारी कर दिया गया था। दुर्भाग्यवश उस लेटर को नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने वो लेटर निकाल लिया, इंटरनेट से निकाल लिया, वो इंटरनेट पर मौजूद है। आप देखना चाहते हैं तो रिपीट करता हूं, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का 22/4/2020 का लेटर आप भी निकाल सकते हैं। ये मैं आपसे आज कहना चाहता हूं। उसमें साफ लिखा है, उसमें लिखा है कि अब क्योंकि आगे कोरोना फैल गया है इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऐसे में इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन है उसको मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की बहुत बड़ी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है। तो इसके लिए ये सेफ्टी रखनी जरूरी है। अब मैं आपको सेफ्टी बता करके अपनी बात खत्म करूंगा। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, मगर जरा अपने आसपास आंखें खोल के झांक करके देखिएगा। और सरकारी संस्थान, डॉक्टर्स, ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो ICUs हैं, जो नर्सिंग होम्स हैं, जो हॉस्पिटल के कोविड सेंटर्स हैं, ये उनको भी इस वक्त ये कान खोल के और आंखें खोल के इस बात को देखना और पढ़ना चाहिए। देखिए साफ कहा है उन्होंने कि गैस के जो सिलेंडर हैं जिसको हम अभी मेडिकल ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी गैस निकाल देनी चाहिए। ये नंबर 1 SOP आपके साथ साथ चल भी रही है। मैं आपको आपकी सुविधा के लिए इसको अंग्रेजी में है, मैं इसको हिंदी में पढ़ के आपको साथ साथ बता रहा हूँ। गैस निकाल दीजिए नंबर 1, इसके वाल्व निकाल दीजिए, जो इसके ऊपर वाल्व लगा हुआ है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और जितनी गैस हम चाहते हैं उतनी ऑक्सीजन बाहर निकले उसको रेगुलेट करने के लिए जो इसका रेगुलेटर है, उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए। क्लीनिंग किससे होनी चाहिए? ड्राई गैस से। गैस कौन सी? इनर्ट गैसेज होती है वो, आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन, ये मैंने पढ़ी हुई है, ये मैंने BSc तक पढ़ी है। इनसे उसकी सफाई होती है। उनकी प्रेशर गन, ड्राई हवा की गन है ये, और ये गैसेस ऐसी होती है, ये न्यूट्रल गैसेस होती है, इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं। इससे उसकी सफाई होनी चाहिए प्रेशर के साथ। आपने देखा है कई बार अपना हम एक चौक वाला कार्बोरेटर ले जा करके हम उस पर हवा मरवाते हैं, उसमें साफ कराते हैं उसको। हम फिल्टर्स भी रीयूज कर लेते हैं उस हवा से। और इसके बाद उसकी सिलेंडर की अंदर से और बाहर से, दोनों से माइल्ड डिटर्जेंट से सफाई होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में लिखा हुआ है, ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है। उसके बाद सिलेंडर को
गर्म पानी के साथ भरा जाता है, गर्म पानी के साथ भर करके उसको धोया जाता है। उसके बाद उसको ड्राई एयर से एक बार हवा की तेज प्रेशर से उसको एक बार फिर से सुखाया जाता है। उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर पेंट उसके अंदर होना चाहिए, वो पेंट जो कि मेडिकल ग्रेड का पेंट है, और उसकी पूरी व्याख्या IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 3933 में की गई है। उसका पेंट लगने के बाद ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है, इसको इंडस्ट्रियल सिलेंडर से मेडिकल ग्रेड का सिलेंडर बदलने में जो काम होना चाहिए, ये सिर्फ लाइसेंस्ड व्यक्ति ही कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जानकारी, इतनी फैसिलिटीज जिसके पास होंगी, वो एक लाइसेंस्ड प्रीमिसेस होगा, जिसको ये काम करने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है, वही इसको कर सकता है। मगर जाने अनजाने में इमरजेंसी थी, आपातकाल था, ऑक्सीजन आपातकाल था, लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे थे। उस वक्त हमने ये ऑक्सीजन, प्रदूषित ऑक्सीजन हमने बहुत बड़ी तादाद में, मैं कोई भ्रम नहीं फैला रहा, स्पष्ट कर दूं, मैंने पूरी इसकी रिसर्च करी है, और मैं ये चाहता हूं कि ये अब कम से कम आगे के लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि इस ब्लैक फंगस को, सबसे अच्छी बात यह है कि ये ब्लैक फंगस ये कंटेजियस नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है कि ये फैल गई, आगे कैसे रोके। बस इसका आगे जो सिलेंडर्स में बंद है, जो ये गैस के बड़े बड़े भंडारों में, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के बड़े बड़े भंडारों में जो बंद है, उसको बंद ही रहने दें, और उसको बंद रहे रही वहीं पर ये इसको समाप्त करें। इसको अब पूरी जो सप्लाई लाइन हमने ऑक्सीजन की बनाई, उसके माध्यम से आम जनता तक, मरीजों तक ऑक्सीजन की जो जिनको जरूरत है उन तक ना पहुंचने दें। ये मैंने आपको आज पूरी रिसर्च के साथ सिद्ध किया। मैं कोई अफवाह नहीं फैला रहा, मैं किसी भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े मेडिकल साइंस के व्यक्ति से मैं इस पर बहस करने को तैयार हूँ। मैं स्वयं भी मेडिकल का ही छात्र रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन तक बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब पढ़ी है, और बहुत जितना मैंने पढ़ा मुझे आज भी उतना याद है, सिर्फ मेमोरी मेरी रिफ्रेश हो गई गूगल पर और दूसरी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद। तो ये गलतियां हमसे हुई, और यही एकमात्र ज्ञात स्रोत है ब्लैक फंगस का। तो ये मैं आपके सामने आज अपनी रिसर्च लेकर के आया हूं। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं, आगे भविष्य में हम इसका ख्याल रखें, या आगे हम इसके साथ और ज़्यादा इसको फैलाने में हम इसकी रोकथाम करें। अब क्योंकि प्रेशर कम है आजकल, अब क्योंकि प्रेशर कम है, तीसरी चौथी कोई वेव आती है तो वो जब आएगी तब आएगी, लेकिन इस बीच हमको सर्टिफाइड सिलेंडर्स तैयार करने जरूरी है, और हमको वो स्रोत जहाँ से हमने अभी ऑक्सीजन भरी है उनको अवॉइड करना चाहिए, और उनकी सफाई भी हमको लगातार आगे ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जो ऑक्सीजन स्टोर हो रही है, जिसका इमरजेंसी इस्तेमाल हमें कभी भी करना पड़ सकता है, आज भी करना पड़ा, पिछले हम 4-6 महीने से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो दोबारा ज़रूरत पड़े तो हमको ये प्रदूषित ऑक्सीजन ना मिले, और हम इसके अपने जो लोग हैं उनके बीच में जाने अनजाने में ब्लैक फंगस या कोई दूसरी बीमारी, इस तरह की बीमारी हम फैलने से रोकें। आज मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, ध्यान रखिए, और इस बात का आप भी ध्यान रखिए कि जो सिलेंडर या जो ऑक्सीजन आपके पास आ रही है वो मेडिकल ग्रेड के साधनों से ही आपके पास पहुंची या नहीं पहुंची, या इसका जहां स्टोर था, जो इसका स्रोत था, वो शुद्ध था कि नहीं था। वो जो हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है बहुत क्लियर है, बड़ी स्पष्ट है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके मानकों में वो खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। ये खाली सर्कुलर या कागज मात्र नहीं है, ये बहुत जरूरी है, और इसी की अनदेखी होने की वजह से ये ब्लैक फंगस नाम की बीमारी, म्यूकर माइकोसिस, आज हमारे बीच में फैली है। बहुत सावधान रहे, और हमारी सावधानी से ही हमारा बचाव होगा, क्योंकि सरकारों के पास न टीके हैं, ना अब हमारा मेडिकल साइंस इस वक्त थका हुआ है। बहुत बड़े ब्रेक की जरूरत है हमारे मेडिकल साइंस को। हमें इस दुनिया को बचाने के लिए मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों को भी उनके प्रति सहानुभूति रखते हुए थोड़ा सा ब्रेक देना उनको भी जरूरी है। वो भी इंसान है, थक गए वो लोग, 1-1.25 साल से काम करते करते बड़ी इनह्यूमन कंडीशंस में वो लोग काम कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके सहयोग कीजिए, और इस बात का ध्यान रखते हुए कोरोना और उससे उत्पन्न जो अन्य बीमारियां हैं उनसे अपना बचाव कीजिए। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका आभार। नमस्कार।